हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइवलीहुड। इस वीडियो में आपके 6th क्लास के एनसीईआरटी के लास्ट 3 चैप्टर्स 7, 8 एंड 9 कंप्लीट हो जाएंगे। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं इससे पहले, उसमें हमने कंप्लीटली बात करी थी सरपंच, वहाँ के कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तहसीलदार, पुलिस कैसे वर्क करते हैं। हमने एक स्टोरी के थ्रू वो चीज़ समझी थी। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, जो अर्बन एरियाज़ हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं कंपैरेटिव टू विलेजेस। विलेजेस बहुत छोटे एरिया में होते हैं, बल्कि जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई होती है। यहाँ पे मार्केट बड़े क्राउडेड रहते हैं, हर कोई शॉपिंग कर लिए जाता है, तो स्ट्रीट्स वगैरह भी बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं। स्ट्रीट्स आर वाइडर, मार्केट्स आर हेयर क्राउडेड, मैनी व्हीकल एंड ट्रैफिक हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। सिटीज़ में मेनली हम लोग ट्रैफिक देखते हैं, सड़कों पे कितनी व्हीकल्स हैं, हर किसी के पास आजकल गाड़ी है, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, कार हो, इतनी सारी होती हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। हमारे यहाँ पे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ होती है, हॉस्पिटल, स्कूलिंग, कोई एंटरटेनमेंट या अपॉर्चुनिटी हो, वर्किंग अपॉर्चुनिटी हो, तो भी वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू विलेजेस। विलेज में ये सब चीज़ें आपको कम मिलेंगी, लेकिन सिटी एरिया में, अर्बन एरिया में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलती है। इसलिए हर कोई क्या कोशिश करता है कि हम रूरल एरिया से शिफ्ट हो जाए, माइग्रेट हो जाए टू अर्बन एरिया, सो दैट हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहे वर्क के लिए, हम ज़्यादा अर्न कर पाएँ, हमारी फैमिली का जो स्टैंडर्ड है वो राइज कर पाएँ। बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होते हैं, तो अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, इनको भी एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है। कोई एक इंसान नहीं कर सकता, जैसे कि रूरल एरियाज़ में था, कोई एक इंसान या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले तो काम नहीं कर पाएगा, इसके लिए बहुत लोगों को साथ आना पड़ेगा जिससे इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो पाए। इन लोगों को भी एक गवर्नमेंट मिले, यहाँ पे ये भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले पाएँ। जैसे रूरल गवर्नमेंट में था, पंचायती राज का सिस्टम था, उसमें भी लोग इलेक्ट कर रहे थे अपने सरपंच को, वैसे ही यहाँ पे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये आया कैसे हमारे यहाँ पे? तो 1688 में पहली बार हमारे यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आया था मद्रास में। पंचायती राज राजस्थान में आया था, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1688 में मद्रास में आया था। ये 1688 यानी कि इंडिपेंडेंस होने से काफ़ी टाइम पहले। उसके बाद इसका कोई एज सच रोल नहीं देखा गया इंडिपेंडेंस तक। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जब हमें लगा कि हमारे पंचायती राज की ज़रूरत है, गांधी जी ने कितना करा था कि हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लानी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। फिर वो हुआ था, अमेंडमेंट हुए थे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुए थे? 1992 में, और इम्प्लीमेंट हुए थे ये 1993 में। तो उसी टाइम पे 73rd में उनने पंचायती राज को लेके अमेंडमेंट कर दिया था, 74th में उनने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कर दिया था। तो ये चीज़ बाद में आई, इंडिपेंडेंस के काफ़ी टाइम बाद हमें चीज़ देखने को मिली थी। पहले कब हो गया था ये? 1688 में इसका फर्स्ट वो दिख गया था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हमें ज़रूरत है, लेकिन इंडिपेंडेंस होने तक उसका कोई ऐसा रोल दिखा नहीं। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जब हमने पंचायती राज की नीड लगी, हमें लगा कि हमें चाहिए, तब हमने साथ में ही अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का भी कर दिया था। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन 3 लेवल में डिवाइडेड है। तो पहला है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में कह रहे हैं नगर निगम। बिग सिटीज़, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, नगर निगम। दिल्ली, इंदौर, ये सब आ जाते हैं अपने नगर निगम में। म्यूनसिपैलिटी, उसके बाद जो छोटी सिटीज़ होती हैं, दिल्ली, इंदौर, इनसे जो छोटी सिटीज़ होंगी, इनमें म्यूनसिपैलिटी रहती है, नगर पालिका, हिंदी में इसको कह रहे हैं नगर पालिका। और नगर पंचायत रहती है फॉर ट्रांजिशनल एरिया। कोई ऐसा मतलब शहर भी नहीं, मतलब उसमें शहर के भी ट्रेड्स दिख रहे हैं, इवन गांव के भी दिख रहे हैं। कोई छोटा एक गांव है, वो डेवलप हो रहा है, और वो अर्बन एरिया मतलब सिटी में डेवलप होने वाला है कुछ टाइम में, तो इस एरिया को हम करते हैं ट्रांजिशनल एरिया। वहाँ पे क्या चीज़ चलती है? नगर पंचायत। किन 3 लेवल में स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है ये? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड नगर पंचायत। अब देखते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वर्क क्या होता है। ठीक है, इट वर्क्स फॉर द प्रोविजन ऑफ लाइटनिंग ऑन द रोड्स, कलेक्टिंग गार्बेज, प्रोवाइडिंग वाटर फैसिलिटी एंड क्लीनिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम क्या है? मेन प्रोविजन, लाइटिंग, मतलब प्रॉपर जो रोड्स हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर हों, वो जो स्ट्रीट लाइट्स उन्होंने लगाई हैं उसका मेंटेनेंस करे टाइम टू टाइम। कभी ऐसा ना हो कि कोई उनमें से तार ऐसे
सड़क पे गिरा हुआ है तो उसका भी ध्यान रखें वो लोग, कोई सड़क पे नहीं है तो उस पर प्रोवाइड करें लाइट। तो ये इनका काम होता है। गार्बेज कलेक्ट करना होता है, वाटर फैसिलिटीज़, क्लीनिंग द स्ट्रीट, ये इनके काम होते हैं। मार्केट है, सिटीज़ में कितने मार्केट्स होते हैं, क्राउडेड रहते हैं, हर कोई गंदगी इधर फैलाएगा उधर फैलाएगा, सामान लेगा खाएगा तो कचरा बाहर फेंक देगा, हर कोई तो डस्टबिन में जाके नहीं डालेगा, कोई ना कोई तो उसे जल्दबाजी में ऐसे ही सड़क पर डाल देगा। तो इसको क्लीन करने का काम कौन करेगा, फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है। जॉब ऑन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो टू इंश्योर दैट डिजीजेज डू नॉट स्प्रेड इन सिटी। इनका एक और काम क्या होता है, ये इंश्योर करते हैं कि सिटी में जो है डिजीजेज ना फैले। ऑब्वियसली बात है, अगर ये लोग सफाई रख रहे हैं, अपनी सिटी में सफाई रख रहे हैं, प्रॉपर सैनिटेशन कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन करके रख रहे हैं, तो इनकी ये कोशिश है कि वहाँ पे किसी तरीके की डिजीज़ तो ना फैले। मेनली डिजीज़, ये बीमारी किस तरीके से फैलती है, गंदगी के थ्रू फैलती है। इट एस्टैब्लिश एंड रन स्कूल, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल इन द सिटी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इवन स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स भी इस्टेब्लिश करती है सिटी में, जो कि प्रॉपरली इनके मैनेजमेंट का काम होता है। Since the size of the city is very large, the municipal corporation has to make many decisions. सिटी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो इनको काफ़ी तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं वहाँ के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए। Similarly, a lot of work has to be done to keep the city clean. Most corporators decide where a hospital or park will be built. Even यही लोग डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कि यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए। शायद कोई एरिया है वहाँ पे से जो हॉस्पिटल का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो उन्हें लग रहा है कि इस एरिया में भी हॉस्पिटल होना चाहिए, तो कन्वीनियंस बना रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा, तो वो डिसाइड करेंगे कहाँ पार्क बनना चाहिए, कैसे उस जो एक ज़मीन है जो यूज़ में नहीं आ रही है, ऐसी पड़ी हुई है, उसको कैसे हम यूज़ में लें कि हमारा फ़ायदा हो, तो वो कौन करेगा काम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उस चीज़ के लिए करेगा। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू सेपरेट वार्ड्स एंड काउंसलर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। हर सिटी जो है एक वार्ड में डिवाइड कर दी जाती है और इसके जो काउंसलर्स हैं, जो इसके हेड होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, इन्हें हम इलेक्ट करते हैं। हर सिटी को उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया और फिर इनका इलेक्शन हो रहा है इन काउंसलर्स का, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं। सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। तो जो भी डिसीजन होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट के को लेके सिटी के, या उनका कोई ऐसा डिसीजन है कि उन्हें चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ बने, या कोई भी चीज़ XYZ, लाइटनिंग का हो, क्लीनिंग का हो, तो फिर ये काउंसलर्स ही मिलके उस चीज़ पे फैसला लेते हैं। सिमिलरली लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू कीप द सिटी क्लीन। ये Similarly, a lot of work has to be, okay, most corporators decide where a hospital or park will be built. जो ये कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस लेते हैं। सम काउंसलर्स टुगेदर फॉर्म कमिटीज दैट डिस्कस वेरियस इश्यूज। ये जो काउंसलर्स हैं फिर हर जगह के मिल जाते हैं और एक कमिटी फॉर्म करते हैं जिससे बेटर काम हो पाए। छोटी छोटी कमिटी वो लोग इन काउंसलर्स की बना देते हैं। टू इम्प्रूव अ बस स्टैंड और टू थ्रैश अ क्राउडेड मार्केट द मेन ड्रेन। तो ये लोग क्या काम करेंगे, अब ये जो काउंसलर की जो कमेटी बना दी इनने, कोई बस स्टैंड है, बहुत हालत ख़राब है, बस आती हैं तो रुकती नहीं है, या वो बस स्टैंड अब बस स्टैंड का लुक ही नहीं लिया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, या वहाँ पे सिर्फ कचरा पड़ा है तो उसका मेंटेनेंस। कोई क्राउडेड मार्केट है तो उधर पे से कचरा हटाना, या कौन सी सिटी का एरिया हमें ज़्यादा क्लीन रखना है, कौन सी सिटी का एरिया हमें क्लीन करने की ज़रूरत है, मेन ड्रेन जो है सिटी की उसको क्लीन करना है, ये इनका काम रहेगा। दे मेक अरेंजमेंट्स फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन एंड स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। कमिश्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट वाइल काउंसलर्स आर इलेक्टेड। काउंसलर्स इलेक्टेड होते हैं, इनको एक जो काउंसलर्स हैं इनको दिया जाता है कमिश्नर। कमिश्नर भी इनके साथ काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जैसे कि पंचायती राज में भी था कि जो वहाँ के सरपंच वगैरह उन लोग को एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दिया जाता है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने को। कोई भी ऐसे डिजिटल वर्क है या कोई पेपर वर्क है तो वो लोग वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि काउंसलर्स को एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दे दिया गया है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है कि इस एरिया को, इस वार्ड को ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दिया जा रहा है, तो ये अपॉइंटेड है, लेकिन काउंसलर्स क्या हैं, इलेक्टेड है। Councillors of all wards meet and make budget,
विद द कंबाइंड ओपिनियन ऑफ ऑल। जो सारे काउंसलर्स हैं वो फिर एक जगह बैठते हैं, डिस्कशंस जैसे पार्लियामेंट में होता है, राज्यसभा लोकसभा के हाउसेस बैठते हैं, बातें करते मतलब डिस्कशंस करते हैं टॉपिक्स पे लेके, फिर बजट वो होता है अलोकेट। वैसे ही यहाँ पे भी चलता है, काउंसलर्स जो हैं वार्ड्स के वो मीटिंग करते हैं, एक एरिया एक जगह पे बैठेंगे प्रॉपर उनके ऑफिस में, वहाँ पे फिर वो लोग अपने डिस्कशन करेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे कि हमें इस डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए या हमें यहाँ पे ये बजट चाहिए, तो उस चीज़ पे रहेगा मनी स्पेंट अकॉर्डिंग टू द सेम बजट। फिर जो भी बजट अलोकेट होगा उसी हिसाब से वो मनी स्पेंट होगा। काउंसलर्स ट्राई टू पुट द स्पेसिफिक नीड ऑफ देयर वार्ड्स। अब काउंसलर्स को पता है कि उनके वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उन्हें वापस सिलेक्ट होना है तो उन्हें उस एरिया का अच्छे से डेवलपमेंट करना होगा कि उनके उस जगह के लोगों को क्या चीज़ चाहिए, कैसे चीज़ क्या मतलब उनकी नीड है अभी, तो वो लोग वही काम करेंगे। तो काउंसलर्स भी वही काम कर रहे हैं और वहाँ की मीटिंग में वो लोग रखते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए जिससे हम ये काम कर पाएँ, हमें इतना पैसा चाहिए जिससे हम वो काम कर पाएँ, वहाँ पे वो लोग रखेंगे, फिर अपना पॉइंट रखेंगे। These decisions are then implemented by the administrative staff. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के थ्रू फिर वो डिसीजंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब इतना सारा ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रीट लाइट्स को लगाना, रोड्स क्लीन करना, सब मैनेजमेंट करना, तो इतनी सारी चीज़ें कि ऐसी ही हो जाएंगी? नहीं, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है हमें, कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं होती आजकल। इतना सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? द कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस अमाउंट इन डिफरेंट वेज। जैसे कि पंचायती राज में हमने देखा था कि उनका जो खुद से कलेक्शन का जो सोर्स था पैसे का वो बहुत ज़्यादा कम था, कि वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्क पे लगा दे रहे हैं, थोड़ा घर पे लगा दे रहे हैं, थोड़ा किसी पेपर पे, ऐसे करके वो लगा दे रहे थे टैक्सेस, जिससे उनका बहुत कम जो था इनकम का सोर्स बनता था। मेनली वो किस पे डिपेंड कर रहे थे, स्टेट पे या सेंटर पे फॉर देयर मनी। लेकिन यहाँ पे जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो काउंसलर्स हैं, वार्ड्स हैं, वो लोग के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं उनके इनकम के सोर्स के, मतलब काफ़ी ज़्यादा सोर्स होते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ दिस अमाउंट कम फ्रॉम द टैक्स पेड बाय द पीपल। जो मैक्सिमम अमाउंट है वो किससे आ रहा है इनको, जो कि अमाउंट लोग पे कर रहे हैं थ्रू टैक्स। टैक्स क्या है, हम कोई गवर्नमेंट हमें सर्विस दे रही है तो उसका हम पे बैक कर रहे हैं, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ टैक्स। Tax is the amount that people pay to the government for the facilities provided by the government. Okay? ये मतलब टैक्स का बेसिक मतलब आ गया। जैसे हम वो प्रॉपर्टी टैक्स पे लगा देंगे, किसी ने घर खरीदा है, किसी ने दुकान खरीदी है या कोई प्लॉट खरीदा है, तो उस पर वो लोग टैक्स लगा देंगे कि आपने इतने अमाउंट की वो जगह खरीदी है तो आपको अभी इतना अमाउंट हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। वाटर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो, जैसे क्लीन वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो वाटर टैक्स ले लेंगे, ऐसे वो ले लेते हैं। तो ये एक इनका इनकम का सोर्स हो जाता है कि इनके पास यहाँ से तो पैसा है। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई ऐसी पॉलिसी ला रही है जो कि वहाँ के एरिया पे लगानी है, मतलब किसी सिटी पे लगानी है, मतलब चलो ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाई है, अब वो ऑब्वियसली तो सिटी में भी अप्लाई होगी, अब वो पॉलिसी लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी इनके पास आ रहा है, वार्ड्स पे आ रहा है, इन काउंसलर्स के पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सेंटर और स्टेट पे। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम इनके पास ज़्यादा है कंपैरेटिव टू पंचायती राज विलेज एरिया। उनका जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था उनसे कंपैरिजन में इनके पास ज़्यादा है। नगर निगम, नगर निगम पहला हमने देख लिया था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा क्या है, नगर निगम। इन द सिटी द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी जो है वर्क जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। हमने जब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा था तब भी वो लोग क्या कर रहे थे, हर काम को छोटी छोटी कमेटियों में डिवाइड कर रहे थे। कोई सैनिटेशन कमेटी देख रही है, कोई कंस्ट्रक्शन कमेटी है, तो कोई प्रॉपर जो पॉलिसीज है उनके इम्प्लीमेंटेशन को देख रही है। वैसे ही यहाँ पे भी नगर निगम क्या करती है, वर्क को डिवाइड कर देती है छोटी छोटी कमेटियों में, जिससे क्या होता है वर्क इफेक्टिवली होता है और हर एरिए पे हमारी नज़र रहती है, हर एरिए पे वो लोग प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। जस्ट लाइक देयर इज़ वाटर डिपार्टमेंट, उन्हें एग्जाम्पल बता दिए डिपार्टमेंट के, वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन वाटर डिपार्टमेंट है तो वो देखेंगे कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, गार्बेज कलेक्शन है तो वो देख रहे हैं कि हर जगह से प्रॉपर कूड़ा जो है कलेक्ट हो रहा है, क्लीन हो रही है सड़क की नहीं हो रही है। फिर है गार्डन केयर डिपार्टमेंट, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट बना देते हैं। द गार्बेज इज स्प्रेड इन ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रीट।
अब हर स्ट्रीट में गार्बेज का फैला होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, राइट? अब इतने ज़्यादा लोग होंगे किसी एरिया में तो गार्बेज तो फैलेगा। हम हर किसी को नहीं रोक सकते कि आप सड़क पे नहीं फेंकेंगे, कुछ लोग तो होंगे जो उस चीज़ को नहीं सुनेंगे और अपनी मन के करेंगे, राइट? तो उस वजह से हर स्ट्रीट पे गार्बेज तो दिखता ही है। द लिटर इज़ नॉट कलेक्टेड एंड रिमूव्ड, अगर जो वो लिटर है या वो कचरा है नहीं रिमूव कर रहे हैं, नहीं हटा रहे लोग, नगर निगम वाले बोल रहे हैं हम नहीं हटा रहे, कर लो जो कर सको, फिर क्या होगा? वहाँ पे बीमारियाँ फैलेंगी, कीड़े मकोड़े मच्छर बहुत ज़्यादा आएंगे, हर कोई बीमार पड़ेगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत जल्दी बीमारी पड़ जाएगी। तो इनको भी क्लीन करना ज़रूरी है। Municipal corporation that we put food and drinking thing in one dustbin and other melting things like plastic and okay when we sort our waste the work of corporates become a little easier। जैसे कि आजकल क्या है कि डस्टबिन ऐसे अलग अलग कर दिए, ब्लू और ग्रीन, कि आपको गीला कचरा इसमें डालना है, सूखा कचरा इसमें डालना है। इसने हमने क्या किया, पहले से सेग्रीगेट कर दिया उस कचरे को, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे काम है वो कम कर दिया। अब वो पहले उसको हटाएंगे, उसको ऐसे अलग करेंगे और फिर उसके हिसाब से उसका जो भी मैनेजमेंट है वो करेंगे, तो उसमें तो उनका बहुत टाइम जाएगा। हमने पहले ही क्या कर दिया, उसको सेग्रीगेट कर दिया, गीले कचरे को अलग, सूखे कचरे को अलग। तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी हमारा जो रोल है वो अच्छे से दिखाएं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की हेल्प करें। अब उनने बोला है आपको कि आपको ये काम करना है, तो आप भी अपनी एक वो दिखा के, मेच्योरिटी दिखा के आप भी उस चीज़ पे काम करें, वो कचरा अलग करें, उनकी बात सुने। वो तो सिर्फ बोल सकते हैं या पेनल्टी लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर ना सुने आप तो, लेकिन ये तो नहीं है कि फोर्सफुली करवाएंगे आपसे, नहीं, ये तो आप में होना चाहिए इतना, ठीक है? इससे होगा क्या, हमारी सिटी क्लीन रहेगी, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा रहेगा, हमारा बेटरमेंट होगा, ये हमारे लिए सब अच्छा होगा। तो ये क्या था कंप्लीट अबाउट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या क्या देख लिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पंचायत, ट्रांजिशनल एरिया में जो होती है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे चीज़ें चलती हैं, हम कंपेयर कर पाएंगे इजीली कि रूरल एरियाज़ में कैसे चलता है काम तो अर्बन एरियाज़ में कैसे काम चलता है, दोनों में अलग चलता है। इसके लिए जो है कौन सा अमेंडमेंट आया था, 74th अमेंडमेंट आया था, ठीक है? 74th ऑलरेडी हम डिटेल में लोकल गवर्नमेंट वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट उसमें लिए थे, बट फिर भी एक रिकैप देख लेते हैं। इसमें क्या बोला इन्हें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, पहले तो पार्ट 9A ऐड हो गया, शेड्यूल 12 ये हो गया, और मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो चीज़ें ऐड हो गई। जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वो मिल गया, राइट मिल गया, ठीक है? इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन और 5 ईयर रेगुलर इलेक्शन होंगे वहाँ पे। फिर रिजर्वेशन की 1/3 सीट्स जो हैं वो आपको रिजर्व करके रखनी पड़ेगी विमेंस के लिए एंड SC/STs के लिए, उनके लिए आपको सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया उनको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उनको मिल गई, ठीक है? ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑलरेडी हम डिटेल में देख चुके हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा था रूरल पंचायती राज में कि कितना ज़्यादा लोगों ने कमिटीज़ आई थी उस टाइम पे, कितना वर्क, ऑल्दो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना चीज़ें नहीं हुई थी क्योंकि हमें पंचायती राज से ही समझा था कि अगर रूरल का डेवलपमेंट करना है तो हमें अर्बन एरियाज़ का भी तो करना पड़ेगा, वहाँ पे भी तो कितने ज़्यादा लोग हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो हम लोग पंचायती राज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रूरल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी ले आए थे 74th के थ्रू। पहला आया था 1688 में मद्रास में, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि हमें इंडिपेंडेंस तक हमें इसका कुछ दिखा हो, उसके बाद ही जब 1992 में अमेंडमेंट आया तभी हम लोग को इस चीज़ का दिखा था। अब है रूरल लाइवलीहुड, हमने बात कर ली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का हमने डिफरेंसेस समझ लिया कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। अर्बन में ज़रूरत है कि क्राउड मैनेजमेंट हो, वहाँ की जो मार्केट्स उनका मैनेजमेंट चले। तो रूरल में क्या ज़रूरत है कि उनको एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिले, कि उनको इरिगेशन के लिए मिले, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ या स्कीम्स दे रही है वो उनको अच्छे से उसका इंजॉय कर पाए उस पॉलिसी को,
वो चीज़ हुई। वहाँ पे सरपंच था, पंचायती राज में पंच था, यहाँ पे पुलिस था, वहाँ पे तहसीलदार था, हमने उनका पढ़ा था। यहाँ पे हमने देख लिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, ठीक है। हम इजीली उसको कंपेयर कर पा रहे हैं कि कैसे दोनों जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और दोनों जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कितना ज़रूरी हो जाता है, सिर्फ सेंटर या स्टेट को पावर देना ही सब कुछ नहीं है, पूरे कंट्री को मैनेज करना। रूरल और अर्बन एरियाज़ को पावर देंगे तभी उनका जो है ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, वो लोग भी अपना जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे अच्छे से, राइट। अब देखते हैं रूरल लाइवलीहुड, गांव का व्यवसाय कैसा है। रूरल लाइवलीहुड यानी कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं अपना रहन सहन कर रहे हैं, कैसे अर्निंग कर रहे हैं, क्या काम करते हैं वो लोग, ठीक है। ये इसमें पिक्चर्स में बता दिया कि खेती बाड़ी चल रही है, ऐसे उनके घर होते हैं छोटे छोटे से, पक्के घर नहीं बोलते, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ विलेजेस के एग्जांपल दिए, इवन काफ़ी सारे उसमें स्टोरीज बताई गई हैं। अभी हमने इसमें सिर्फ कुछ एक दो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग पूरा रूरल लाइवलीहुड समझ लेंगे। तो पहला है कलपट्टू विलेज। कलपट्टू विलेज जो है सी कोस्ट जो है तमिलनाडु की, वहाँ पे लोकेटेड है। सी कोस्ट तमिलनाडु, यहाँ पे के जो लोग हैं वो कई सारे काम करते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के जो लोग हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे हर कोई अलग अलग चीज़ों में इंक्लूड है। जैसे कोई बास्केट मेकिंग कर रहा है, यूटेंसिल, पॉट, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स, ये बैलगाड़ी चला रहा है, कोई ब्रिक्स बना रहा है, कोई पोट्री का काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन का, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड नहीं है, नॉन फार्म, एग्रीकल्चर के अलावा वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी चल रही हैं इस गांव में। देर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ, नर्सेज। कुछ लोग तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड हैं एग्रीकल्चर में, या यहाँ पे बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, बुलक कार्ट्स चला रहे हैं, बैलगाड़ी चला रहे हैं। लेकिन कुछ जो है सर्विस सेक्टर में भी इंक्लूडेड है, ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, टीचर हैं, वहाँ पे वॉशरमैन हैं, कपड़े धोने वाले, वीवर, बार बाल काटने वाले, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। वहाँ पे जो है नर्सेज भी हैं, स्कूल तो होंगे, गवर्नमेंट स्कूल होगा, वहाँ पे टीचर्स होंगी, शायद प्राइवेट स्कूल भी हो, कोई एनजीओ वगैरह हो मे बी, तो वहाँ पे कोई काम कर रहे हो टीचर्स, नर्सेज हैं हॉस्पिटल में। जो अब साइकिल चलाएंगे वो लोग, पंचर हो जाएगी कभी साइकिल, तो उसको भी रिपेयर करवाने के लिए शॉप चाहिए हमें, तो साइकिल रिपेयर है, वॉशरमैन है, कपड़े धोने वाले, तो ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। सिर्फ ये नहीं है कि विलेजेस में काम सिर्फ एग्रीकल्चर का हो, नहीं, वहाँ पे हर तरीके के काम होते हैं। हम जब भी किसी ऐसे रोड ट्रैवल करते हैं ना, जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं बाय कार, तो हम लोग देखते हैं कि कितने गांव गुजरते हैं हमारे, हम लोग जब जा रहे होते हैं, जब छोटे छोटे गांव से हम गुजरते हुए जाते हैं, तो क्या हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई शॉप नहीं है? हम लोग देखते हैं हमेशा कि गुजरते टाइम कि यहाँ पे चाय की दुकान है, या यहाँ पे ब्लैक स्मिथ है, या साइकिल रिपेयर वाला बैठा हुआ है उधर पे, या उधर पे मंडी लग रही है कोई, ऐसी चीज़ें हम लोग देखते चलते हैं। The village is surrounded by low hills. Paddy is the main crop that is grown in irrigated land. Most of the families earn a living through agriculture. There are some cotton groves around. Cotton, sugar, cane and plantain are also grown, and there are mango orchards. जो विलेज है वो लो हिल्स पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे जो है पैडी मेनली ग्रो होता है। पैडी इज़ द मेन क्रॉप जो कि वहाँ पे लोग कल्टीवेट करते हैं। जो मैक्सिमम फैमिली है कलपट्टू विलेज की, वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व है। बहुत कम लोग हैं जो कि अलग जो दूसरी तरीके के काम हैं सर्विस सेक्टर वाले, उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये तुलसी है, ये एक तुलसी की स्टोरी बताई है इसमें, जो कि कलपट्टू विलेज की विमेन है। लॉट ऑफ टाइम फॉर पुअर फैमिलीज इन रूरल एरिया स्पेंट इन फेचिंग वाटर। उनका जो मैक्सिमम टाइम है वो उनके जानवरों को ग्रेजिंग करवाने, चरवाने में निकल जाता है, पानी निकालने में, इसी में उनका मैक्सिमम टाइम चला जाता है। उनके पास ऐसा इतना कोई मनी नहीं आता। जो लोग काम कर रहे हैं ना,
उसका इन लोग को उतना अर्निंग नहीं होती, इतनी वेजेस इनको मिलती नहीं है कि ये लोग अपने फैमिली का प्रॉपर ग्रोथ पे ध्यान दे पाएँ, उनका स्टैंडर्ड हाई कर पाएँ, इतना ये लोग को मिलता नहीं है। बहुत कम अमाउंट होता है जो इनको एज अ वेजेस मिलता है। सम अमाउंट ऑफ मनी दे अर्न फ्रॉम वेजेस इज नॉट वर्थ लिविंग। बहुत छोटा सा अमाउंट होता है जो ये लोग कमा पाते हैं, उसमें भी इन लोग को प्रॉपर जो है वर्थ लिविंग नहीं कमा पाते। उस छोटे से अमाउंट से ये लोग सिर्फ दिन भर का 2 मील ले पाए अच्छे से, वो बहुत होता है। कुछ तो इवन सिर्फ एक ही मील पर रह जाते हैं, कुछ को तो वो 1 मील लेना भी बहुत मुश्किल पड़ता है रोज का। About 40% of rural household in our country are agricultural laborers. कितने? 40% रूरल हाउसहोल्ड इन आवर कंट्री और एग्रीकल्चर लेबर। 40% तो सब इन्वॉल्व हैं किस काम में? एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, ठीक। सम हैव स्मॉल पीस, तो कुछ के पास है ही नहीं, कुछ के पास छोटी सी अमाउंट है लैंड की, कुछ के पास काफ़ी बड़ी लैंड है, वो काफ़ी अमीर होंगे, वो अपनी लैंड है जो है ऐसे किराए पे मतलब सबको देंगे और बोलेंगे आप इतने लैंड पे इतने टाइम काम करो, उसका जो प्रोडक्शन हो, जो कल्टीवेशन हो, उसका 50% हमें दे दो या उसके बदले हमें उसे को पैसा दे दो। ऐसा करते हैं जिनके पास काफ़ी बड़ा लैंड होता है। कुछ के पास छोटा लैंड होता है, कुछ के पास तो कुछ भी नहीं होता, कोई लैंड ही नहीं उनके पास, वो सिर्फ दूसरों के लैंड पे एज ए लेबर काम करते हैं, बस दैट्स इट। Many times when they are unable to work throughout the year, they are forced to go far away area in search of work. This type of migration occur only in certain cases, certain seasons. Many times क्या होता है कि जो work throughout the year, अब शायद हो कि कोई अपने लैंड पे एक ही क्रॉप ग्रो कर रहा है, सीजनल क्रॉप है वो, बहुत कम टाइम लगता है, अब वो क्रॉप हो गई, चलो कल्टीवेट, अब क्या करे बाकी टाइम? काम तो करना है, पैसा तो कमाना है हमें, तो क्या करेगा? वो माइग्रेट कर जाएगा, वो दूसरी सिटी जाएगा, वो अर्बन एरिया जाएगा, जिससे वहाँ का जो है वहाँ पे शायद रिक्शा चला ले या कोई अच्छा काम कर ले, स्किल्ड लेबर कर ले, ऐसे चीज़ों में वो इन्वॉल्व होगा जिससे पैसा आए, अपनी फैमिली का ग्रोथ कर पाए। जो वहाँ पे लैंड होती है ना, जैसे ये लैंड है विलेज की, यहाँ पे ज़रूरत है 5 लोगों की, लेकिन काम कर रहे हैं 7 से 8 लोग। हमें ज़रूरत है 5 की, लेकिन इस पे काम कर रहे हैं 7 से 8 लोग। अब उन 3 से जो 3-4 लोग हैं, उनकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे? वो चले जाए ना, वो क्यों इस लैंड पे काम कर रहे हैं, जबकि वो अपना कहीं और अपनी वो लेबर यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो पैसा कमा सकें। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक वो हो जाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से कहते हैं हम, जहाँ पे ज़रूरत सिर्फ 5 की है, लेकिन ये 7 और 8, ये जो 2 और 3 लोग हैं ना, 2-3 लोग, ये फालतू में यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका कोई वो है नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग यहीं काम कर रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है एक्चुअली इन एग्रीकल्चर। हम हमेशा ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर में ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जितनों की ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा तो इन्वॉल्व हो जाते हैं उस काम में। यहाँ पे वो माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करेंगे पैसों के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। हमने देखा था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जब हमने देखा था कि कितनी बड़ी सिटी होती है वो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे काम करने के जो ज़रिए हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिव टू रूरल एरियाज़ ऑन बीइंग इन अ डेट। अब फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ये लोग कर्ज में डूब जाते हैं। ये लोग पहले कर्जा ले लेते हैं, जो है पैसे लोन पे ले लेते हैं, एक तरीके से हम ये बोल लेते हैं, ये लोग पहले पैसा ले लेते हैं एक से, फिर अब शायद इनने लिया फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, क्रॉप खरीदने के लिए, कोई सीड्स खरीदने के लिए, या इरीगेशन XYZ किसी भी चीज़ के लिए इन्होंने अपने फार्मिंग के लिए लिया, लेकिन जो फार्मिंग है, जिस कल्टीवेशन के लिए इनने लिया, वो कल्टीवेशन हो ही नहीं पाया उतना अच्छा। कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि वो पूरा जो लैंड था वो ऐसे ही बर्बाद हो गया, फ्लड आ गया, या बारिश प्रॉपर नहीं हुई, या कीड़े पड़ गए खेत पे, तो वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फार्मर्स बोरो मनी टू बाय एसेंशियल थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, शायद सीड्स हो वो, या इरिगेशन के लिए कुछ चीज़ें हो,
या फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो, इन चीज़ों के लिए वो पैसा लोन पे मतलब ले लेते हैं कर्ज पे. ऑफन दिस मनी इज बोरोड फ्रॉम मनी लैंडर टू बाय सीड्स. ओके, ये किससे बोरो करते हैं? मेनली मनी लैंडर्स. ये जो मनी लैंडर होते हैं ना, मेनली वो होते हैं जिनके पास काफ़ी बड़ा लैंड होता है, बहुत बड़ी उनकी ज़मीन होती है और इनके पास खूब पैसा होता है. इनसे लोग पहले तो लोन ले लेते हैं. इफ़ सीड्स आर नॉट गुड ऑफ क्वालिटी और इफ़ क्रॉप बिकम वॉर्म देन होल क्रॉप इज. अब शायद सीड जो लिया हो इनने वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, या जो है खेती पे कीड़े पड़ गए हो, तो पूरी खेती खराब हो जाती है. एक बार में जो लैंड पे हमने कल्टीवेशन के लिए लगाया होता है, एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप्स लगाई होती है, वो एक बार में सब खराब हो जाती है. या जो है वहाँ पे इरिगेशन प्रॉपर ना हो, तो शायद वहाँ पे बारिश नहीं हुई हो और उनके पास इरिगेशन के लिए भी इतना प्रॉपर सिस्टम ना हो, फिर क्या होगा? या बारिश कुछ ज़्यादा ही हो गई हो, फ्लड आ गया हो वहाँ पे, तब भी जो है चीज़ें खराब हो जाती है. इन सच सिचुएशन फार्मर्स आर अनेबल टू रीपे लोन. ऐसी चीज़ों पे, इन सारे सिचुएशन में क्या होता है? फार्मर्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन. वो फिर डेट में फंसते जाते, कर्जे में फंसते जाते, उसके नीचे दब जाते एक तरीके से. देन दे हैव टू बोरो मोर मनी. एक फार्मर है कोई सा भी, इसने पहले लोन लिया कि ये जो है क्रॉप खरीदेगा, ठीक है, या उससे वो कुछ भी चीज़ करेगा, मतलब इरिगेशन के लिए करेगा या फर्टिलाइजर जो भी है. उसने लोन लिया उस काम के लिए, लेकिन वो जो काम था वही इसका सारा खराब हो गया. तब इसको तो पैसा चुकाना है जिससे लिया है इसने, ये ए इंसान से जो पैसा लिया है इसने, अब इसको फार्मर को इसको तो चुकाना है. अब वो कैसे चुकाए? इसको तो कुछ से एग्रीकल्चर की फील्ड से कुछ मिला ही नहीं, कुछ रिटर्न ही नहीं आया इसके पास. तो ये क्या करेगा? फिर किसी बी से लोन लेगा. बी से लोन लेके ये क्या करेगा? उस ए को पे बैक कर देगा. ए का लोन ले पे बैक करने के लिए बी से लोन लेके ए को पे बैक करेगा. तो ये ऐसे ही करते रहते हैं. पहले नहीं, अगर सही नहीं चलती ना चीज़ें, इनके हिसाब से नहीं चलती है, इनको प्रॉफिट नहीं होता, तो यही होता है. पहले किसी से लोन लेंगे, फिर उसका लोन भरने के लिए किसी और से लोन लेंगे, तो ऐसे में लोग डेट में, एक डेट ट्रैप, इट्स अ टाइप ऑफ अ डेट ट्रैप, कर्जे में ही डूबते जाते हैं ये. एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया. ओके, जो हमारे यहाँ पे एक फार्मर सुसाइड का है केस, बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे इंडिया में. हम आए दिन सुनते हैं कि फार्मर ने सुसाइड कर लिया, कुछ इस वजह से कर लेते हैं, तो कुछ अलग रीजंस की वजह से करते हैं. तो जो हमारे पे कॉमन है ना एरिया फार्मर सुसाइड का, वो एरिया आ जाता है महाराष्ट्र का, संभाजी नगर, संभाजीपुरा. यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फार्मर सुसाइड होती है. नांदेड़, ये एरियाज कुछ होते हैं जो कि इन पे यहाँ पे रेन नहीं आ रही है, डेड ट्रैप में फंस रहे हैं. तो मैक्सिमम जो अमाउंट है ना फार्मर सुसाइड का, वो रिपोर्ट होती है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा. और भी स्टेट्स में होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही है, हर जगह होती है बहुत ज़्यादा. लेकिन अगर हम देखें ना हाईएस्ट परसेंटेज, तो वो महाराष्ट्र का है इन फार्मर सुसाइड इन इंडिया. Agriculture laborers and farmers in India. In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural. हर 5 में से 2 तो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है हमारे इंडिया में. All of them depend on the work they do on others people feel to earn a living. हमने देखा कुछ के पास लैंड हो, कुछ के पास लैंड नहीं है, कुछ के पास कुछ ज़्यादा ही लैंड है. तो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती है ना, उस पर ही फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, काम करती हैं एज ए लेबरर. तो ये जो है मेनली जो है डिपेंडेंट उसी पे है कि किसी और के लैंड पे हम काम कर लेंगे या वहीं से हम जो है थोड़ा बहुत कमा लेंगे. ये थोड़ा बहुत कुछ के लिए तो सिर्फ 1 मील बराबर होता है दिन भर के, और कुछ के लिए शायद वो भी नहीं, क्योंकि वो शायद डेट में हो, तो उनको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो लोग वहाँ भी कर्जा दे रहे हो, तो दिन भर में 1 मील ले ली तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उन लोग के लिए. इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स द लैंड इज बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स. स्मॉल फार्मर्स का जो नीड है, लैंड है, वो इतना छोटा होता है कि इनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इनको इतना रिटर्न बैक नहीं मिलता है. इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप. 80% जो है स्मॉल फार्मर्स हैं, 20% जो हैं जो कि बड़े हैं,
जिनके पास ज़्यादा लैंड है। 80% के पास तो छोटा अमाउंट है लैंड का, 20% लोग हैं जिनके पास काफ़ी बड़ी लैंड है। A large part of their produce is sold in the market। जो लार्ज फार्मर्स के जो है मतलब इनका जो बड़ा लैंड है, बिग लैंड है, वहाँ पे जो कल्टीवेशन होगा वो मेनली सोल्ड होता है मार्केट्स में, आसपास के शहरों में के जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे जाके लोग सोल्ड करते थे, अच्छे खासे दाम पे इनका प्रॉफिट हो जाता है। फिर ये उसमें से कुछ परसेंट अगर अच्छे हो, अगर ये जो है ओनर जो है इस लैंड के वो अच्छे हो तो वो अपने लेबर को देंगे अच्छा प्रॉफिट, उनको भी फ़ायदा करवाएंगे, कुछ तो इनका भी पैसा छीन लेते हैं। इतने ज़्यादा वो लोग हो जाते हैं कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए, हमारा लैंड है, और उन फार्मर्स को ज़्यादा अमाउंट देते नहीं, लोग पैसा देते नहीं इतना। Many of them have started other business such as shops, money lending, trading and small factories। कुछ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce and fishing। ठीक है, जो कोस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है फिशिंग का ऑक्यूपेशन बहुत कॉमन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज जो है फिशिंग में इन्वॉल्व रहती है। कुछ क्या करेंगे, डेयरी प्रोड्यूस, दूध दही पनीर, इनसे क्या करेंगे मतलब अपने जो काव वगैरह है उनका दूध निकाल के उनका प्रोडक्शन करके अच्छे से और फिर आसपास के शहरों में या गाँव में बेच आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री या फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसका वो काम उसको अपने काम में लेके अपना दिन अपना गुजारा करते हैं, एक्चुअली अपनी वेजेस का एक वो सोर्स होता है इनका एडिशनल। कुछ क्या करेंगे, फार्मिंग भी करेंगे तो कुछ ये एक्स्ट्रा काम भी करेंगे, तो कुछ सिर्फ यही काम करेंगे, ऐसी चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स। जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ ये कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करके उनका थोड़ा सा उसमें रॉ मटेरियल ऐड करके या कुछ उसका अच्छे से बना के उनकी चीज़ें बना के बाहर बेच देना, ये सेंट्रल इंडिया का एक मेन काम है। जैसे कि महुआ को कलेक्ट कर रहे हैं, तेंदुपत्ता से जो बीड़ी बनती है वो इसी तेंदुपत्ते से बनती है। हनी को कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं उनने देखा कि बहुत बड़ा छत्ता है उनका मधुमक्खी का, तो जैसे ही वहाँ से उन्हें लगता है कि हाँ अब ये इसका शहद हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको जाके तोड़ लेते हैं, वो उस शहद को पहले तो वो लोग कलेक्ट करेंगे फिर वो बेचाएंगे, तो ऐसे इनका सोर्स हो जाता है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर के साथ साथ। सिमिलरली सेलिंग मिल्क, ठीक है, मिल्क को सेल कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, टेकिंग मिल्क टू नियर बाय टाउन, आसपास के शहरों में या गाँव में ले जाते हैं। कोस्टल एरिया में फिशिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, हर कोई वहाँ पे इन्वॉल्व होता है फिशिंग के उसमें। फार्मिंग इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ टास्क सच एज फील्ड प्रिपरेशन। फार्मिंग सिर्फ जो है आबाद की कटाई से मतलब नहीं है, उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, प्रिपरेशन, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, इतने सारे चीज़ें इसमें भी होती हैं काम करने को। ओके, तो ये हो गया रूरल लाइवलीहुड कि गांव में कैसा व्यवसाय है, गांव में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं। तो क्या हमने देखा कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे या कोई छोटी दुकान उनने खोल ली है, चाय की, नाश्ते की, उनने बाहर ये से मिठाई की दुकान है, ठीक, और जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग, उसका कलेक्टिंग महुआ, तेंदुपत्ता, ये एग्जाम्पल्स हो गए। ये जो देखा था हमने कि मनी लेंडर से पैसा ले रहे, तो ये इट्स अ टाइप ऑफ अ इनफॉर्मल लैंडिंग, ठीक है। इनफॉर्मल लैंडिंग क्यों है, क्योंकि ये जो है मनी लैंडर्स ये अब क्या करेंगे, जब पैसा देने आएंगे ना फार्मर, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे, 60%, 50% या 10-20, मैंने 50-60 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, इससे मतलब ठीक है 20%, 30%, XYZ कुछ भी, ये अपनी मन मर्जी से इंटरेस्ट लगाते हैं, उन लोग को टॉर्चर करते हैं, उनका जो है ज़मीन हड़प लेंगे या उनका घर ले लेंगे उनसे, बदतमीजियाँ करेंगे उनसे। तो ये एक इनफॉर्मल लैंडिंग है, जब हमारे फ्रेंड, रिलेटिव या ऐसे मनी लेंडर से हम लोग पैसा ले लेते हैं ना, तो एक इनफॉर्मल लैंडिंग हो जाती है। फॉर्मल लैंडिंग हो जाती है जब हम बैंक वगैरह से लेते हैं, तो ये फॉर्मल है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर पेपर वर्क हो रहा है। इतना आपको बता दिया कि
ये जो है आपका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा बाद में, तो आपको उतना ही करना है। लेकिन मनी लेंडर क्या करेगा, कुछ टाइम बाद अपनी मन मर्जी से इंटरेस्ट बढ़ा देगा, कभी भी बढ़ा देगा, बोलेगा मैंने 10 दिन के लिए दिया था तुम्हें, अब तुम मुझे 20 दिन के इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे पैसा दो। लेकिन अब इनकी मन मर्जी चलती है। लेकिन फॉर्मल लैंडिंग जब होती है तब पेपर वर्क होता है प्रॉपर, जिससे एटलीस्ट जो फार्मर्स है वो एक्सप्लॉइट ना हो। तो ये चीज़ भी हमने देख ली, ठीक है। पूरा हो गया कि रूरल लाइवलीहुड कैसे होता है, ठीक। एक बार और फटाफट से इसका रिकैप देख लेते हैं। रूरल लाइवलीहुड में हमने क्या क्या देखा कि एक कलपट्टू गांव का हमने एग्जांपल लिखा था। वहाँ पे जो तुलसी थी वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पा रही थी अपनी फैमिली के लिए, तो वो एंगेज कर रही थी दूसरे दूसरे वर्क में। इवन जो है मनरेगा, एक और स्कीम ले लेते हैं हम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहाँ इसमें भी बहुत ज़्यादा फार्मर्स जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अबाउट 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। इनके लिए ये अनस्किल्ड वर्कर्स का होता है, रोड बनानी है कहीं या कहीं कुआं बना रहे हैं, उसके लिए लेबर चाहिए होता है, तो वो ये प्रोवाइड करता है। इसमें उनको थोड़ा सा अमाउंट मिल जाता है एटलीस्ट पैसे का। ये फार्मिंग के साथ साथ वो लोग इसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो हमने सब चीज़ देख ली, लैंडिंग देख लिया, डेट में फंसते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, कैसे फंसते हैं वो लैंड डेट में। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड किस एरिया में हो रही है, तो महाराष्ट्र में हो रही है। ओके, लेट्स सी ना अर्बन लाइवलीहुड, शहरी व्यवसाय, ठीक। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने देखा रूरल लाइवलीहुड, नाउ इट्स टर्न फॉर अर्बन लाइवलीहुड। रूरल एरियाज में क्या था, छोटी गली है, बहुत कम घर हैं, कच्चे घर हैं एकदम, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो है कलेक्ट करके वहाँ से अपना काम कर रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अर्बन लाइवलीहुड में क्या होगा, अब चीज़ें थोड़ी चेंज होंगी। यहाँ पे लोग ऑफिस जाएंगे या यहाँ पे मार्केट्स में प्रॉपर शॉप बना के काम करेंगे, ठीक। जैसे इसमें है कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो ये शो करता है कि अर्बन एरिया है, कि यहाँ पे कितने सारे घर हैं, अमीर लोग हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। गांव में मतलब कोई पक्का घर ही नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया होता है, लेकिन अर्बन एरिया काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। लोग ऑफिसों में काम करते हैं, ठीक। यहाँ पे लोग बैंक से लोन लेते हैं, फॉर्मल लैंडिंग, ठीक। इंडिया में 5000 सिटीज़ एंड 27 मेट्रोज है हमारे इंडिया में, 5000, मोर देन 5000 सिटीज़ है, एंड इवन 27 मेट्रोज। मोर देन मिलियन पीपल लिव वर्क इन मेट्रोपोलिस लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। मोर देन 1 मिलियन पीपल वर्क कर रही हैं चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता में। ये काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ है हमारी इंडिया की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम चलता है। मेट्रोपोलिस का मतलब ही यही होता है जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा एरिया हो, पॉपुलेटेड हो और किसी एक्टिविटी को लेके स्पेशलाइज्ड हो। ओके, वर्किंग ऑन स्ट्रीट, नाउ इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग ऑन स्ट्रीट, कि जब स्ट्रीट्स पे वर्क करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी हम देखेंगे। फिर इसके आगे ऑफिस में काम कर रहे तो क्या कंडीशन है, या कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे तो क्या कंडीशन है, ठीक है। दे सेल, रिपेयर और प्रोवाइड सर्विसेज, दे आर एंगेज्ड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रीट्स पे वर्क कर रहे हैं तो ये आर एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये हमें नौकरी देगा तब जाके हम काम करेंगे या तब जाके हमें पैसा मिलेगा, नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड इज जब हम लोग खुद हमारे काम में एंगेज हो, या हम खुद हमारे बिजनेस के या हमारे किसी काम के लेके ओनर हो। इट इज अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दे हैव टू हैंडल देयर वर्क ऑन। सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई हमारा बॉस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, हमें खुद हमारा काम हैंडल करना है, कितना पैसा हमें उस काम में देना है चीज़ें खरीदने में, या कितना हम लोग अब उस प्रोडक्ट का जो है प्राइसिंग रखेंगे, वो सब हम लोग ही डिसाइड करेंगे। जो बिजनेस कर रहा होगा वो खुद ही डिसाइड करेगा, इस पर बर्डन नहीं होगा कि ये इंसान जब बोलेगा हमें तब हम वो काम करेंगे, ठीक है। दे हैव नो प्रोटेक्शन, देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर कार्ड्स आर नॉट अलाउड। हमारे इंडिया में काफ़ी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ के कई ऐसी जो गलियाँ होती मतलब रोड होती हैं, एरिया होते हैं, वहाँ पे कार्ड्स को अलाउड नहीं करते।
वहाँ पे मना कर देते हैं कि यहाँ पे कार्ट्स नहीं आनी चाहिए, ऐसी रेडियाँ नहीं आनी चाहिए, वेंडर्स नहीं आने चाहिए, स्ट्रीट वेंडर्स इस एरिया में। यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानें रहेंगी, मॉल रहेंगे, ये बड़े बड़े ऑफिसेज रहेंगे बस। इनको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं होता इवन। इन्हें कभी भी पुलिस आके बोल सकती है हटो, यहाँ से भगा देती है किसी रोड से कि यहाँ पे आप दुकान नहीं लगाओगे, अब हो गया आपका, अब यहाँ से हट जाओ। कोई प्रोटेक्शन नहीं है इनके पास कि नहीं हमने लगा ली तो अब नहीं करेंगे। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह ये लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे दुकान लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर उन्हें लग रहा है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके चक्कर में ट्रैफिक हो तो उन्हें हटा देंगे कि यहाँ से तो तुम हटो, फिर तुम अगर देना होगा तो दूसरी कहीं खाली जगह दे दी जाएगी, वरना नहीं देंगे। ये उन पे डिपेंड करता है। The things which they sell are often made at home. ये लोग जो भी चीज़ें बनाते हैं वो मेनली बना होता है इनके घर पे, ठीक है। बास्केट बेच रहे हैं हाथ की बनी हैंडीक्राफ्ट वगैरह, या कोई पॉटरी बेच रहे हैं, मूर्ति बेच रहे हैं छोटी सी भगवान की, तो सब चीज़ें इनके घर में बनी होती हैं, ये लोग खुद बनाते हैं। इन अर्बन एरियाज ऑफ आवर कंट्री अबाउट 1 करोड़ पीपल सेल गुड्स ऑन। जो हमारे अर्बन एरिया है ना, यहाँ पे अबाउट 1 करोड़ पीपल फुटपाथ्स पे सामान बेचते हैं, स्ट्रीट्स पे। 1 करोड़ बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। The work on streets and sidewalks was seen as hindrance for traffic. ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ये मैंने बोला जैसे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा वो बन जाते हैं, इनके जैसे ट्रैफिक बड़ा लग जाता है। क्योंकि हमें क्या शौक है बड़ा इंडियंस को कि हमें इन स्ट्रीट फूड का खाने का, गोलगप्पे खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं कहीं पे, या कहीं पे चाउमीन खा रहे हैं, तो हमें बहुत शौक लगता है कि इनका ज़्यादा अच्छा है। वो होटल में तो कौन खाए, इनका खाते हैं ज़्यादा मज़ा आएगा, हम वो चीज़ लगाते हैं। तो उनके चक्कर में क्या, उस चक्कर में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। तो पुलिस वगैरह ट्राई करती है कि यहाँ से इन लोग को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं खाली एरिया में, जहाँ पे एटलीस्ट ट्रैफिक तो ना लगे, सिटी का वर्क ना रुके। हम ये एक लाइन है सिटीज़ को लेके कि यहाँ पे कभी नहीं रुकता समय, हर कोई चलता रहता है, हर किसी का काम हमेशा चलता रहता है, यहाँ पे टाइम रुकता नहीं है, ठीक। But with the efforts of many institutions, it's now been seen as useful to all and right to a livelihood. With the change in the law, they will have a place to work and traffic, and people will also be able to move freely. It is suggested that some areas in cities should be fixed or those selling on footpaths. क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूशन ने, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, स्कीमें निकाली कि इनको जो है एक प्रॉपर राइट ऑफ ऑक्यूपेशन टाइप ऑफ राइट टू अर्न अ लाइवलीहुड दे दिया कि ये लोग काम करेंगे, भले स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं, फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, या अपनी ठेले पे काम तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी पे को तो कंट्रीब्यूट होगा किसी ना किसी तरीके से। तो गवर्नमेंट को ये है ना कि इन्हें हटा भी नहीं सकते और इन्हें रख भी नहीं सकते उस एरिया में। हमारे इंडियंस बड़े पागल हैं इन स्ट्रीट उनको लेके कि हमें स्ट्रीट्स वालों से ही सब्जी खरीदनी है, बड़ी सस्ती देंगे, और इनकी बार्गेनिंग भी बहुत अच्छी रहेगी इनसे, फिर हाई लेवल की बार्गेनिंग करते हैं ये इनसे। कभी मॉल में जाके नहीं करेंगे लेकिन उनसे ज़रूर करेंगे। हमें ये लगता है कि जो वो हैं ठेले वाले हैं वो ज़्यादा अच्छी सब्जी देंगे, फ्रेश देंगे, हमें जो खाने का मज़ा है वो वहीं आएगा उन स्ट्रीट फूड्स पे। तो उन्हें हटा भी नहीं सकते क्योंकि ये इंडियंस की एक नीड टाइप बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ नीड बट इट्स वी कैन से इट दैट। तो गवर्नमेंट को भी है कि इसको हटा भी नहीं सकते, इसको रख भी नहीं सकते, वो तो फंस गई एक जगह, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि कुछ पॉलिसी निकाल दी कि आपको जो है दूसरा जगह दे देंगे कि आप वहाँ जाके काम कर लेना। एक खाली जगह दे दी जहाँ से किसी भी तरीके से ट्रैफिक को तो ना हो, मतलब ट्रैफिक ना क्रिएट हो। जो स्ट्रीट पे काम करते हैं ना, इनको ज़रूरत नहीं है कि ठेला ही हो उनके पास, ये या तो प्लास्टिक शीट बिछा के काम कर लेंगे, प्लास्टिक की जो शीट होती है वो बिछा लेंगे और कर लेंगे, टोकरी लेके चल देते हैं कहीं। इन मतलब आज यहाँ कर रहे हैं तो कल वहाँ करेंगे तो कल कहीं और करेंगे, इनका कोई एक प्रॉपर एरिया नहीं होता। ये अपनी चीज़ें उठाते हैं और चल देते हैं कहीं भी, जहाँ पे इनको लग रहा है ना कि हाँ अगर उस एरिया में हमें ज़्यादा प्रॉफिट है, वहाँ के लोग ज़्यादा हमसे ये सामान खरीदेंगे, तो वहाँ चले जाते हैं। इन मार्केट, अभी हमने देखा स्ट्रीट का, अब देखते हैं मार्केट का। गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू शोरूम। आजकल हम जाते हैं मॉलों में कि भाई
इनसे कौन खरीदे, जो रोड साइड शॉप्स होती है इनसे कौन खरीदे, हम तो मॉल से खरीदेंगे। वहाँ के जो बड़े बड़े शोरूम हैं, ज़ारा, H&M, यहाँ से हम तो कपड़े खरीदेंगे, ये इनसे साइड की दुकानों से तो नहीं खरीदेंगे। हर कोई जा रहा है कि शोरूम पे जाते हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ द कार्गो कम फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। सम गुड्स कम ऑल्सो कम फ्रॉम सिटीज़ नियर, यहाँ से भी कुछ कपड़े आते हैं, मतलब कपड़े या कुछ भी चीज़ें XYZ, कपड़े एग्जाम्पल लिया है मैंने, उसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे डे टू डे लाइफ की वो आती हैं। टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली मैनी थिंग्स हैव टू बी डन। अब इन शोरूम को प्रॉपरली रन करने के लिए इन्हें बहुत काम करने पड़ते हैं। एडवर्टीजमेंट, वेरियस न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी जैसे दो तरीके की होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट क्या बोलते हैं, मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आजकल का टाइम है डिजिटल मार्केटिंग का। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आ गया कि टीवी एड्स, टीवी ऐड हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, तो ये चीज़ें हो गई ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहाँ पे वो लोग विज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ पे ऐड दे रहे हैं। तो ऐड कैसे देंगे कि कोई कॉस्मेटिक की क्रीम है, चलो फेस क्रीम है कोई, तो उसका ऐड दे देंगे कि आप ये 7 दिन लगाओ, अब एकदम गोरे हो जाओगे, 7 दिन बाद आपका कलर जो है बड़ा फेयर हो जाएगा। या फिर देख लो डियो के, देख लो परफ्यूम्स, वो क्या करेंगे, पहले कोई इंसान होगा वो एक अपने बॉडी पे परफ्यूम लगाएगा, उससे एकदम से सारे लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। इसका कोई सेंस नहीं है, फिर भी वो लोग ऐसे ऐड में दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका मार्केटिंग कर रहे हैं वो अपनी, कि हमारा ब्रांड देखो कितना अच्छा है, ये प्रोडक्ट खरीदिए अब आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये इसलिए वो लोग जो है मार्केटिंग करते हैं जिससे उनका प्रॉफिट हो, लोग उनसे अट्रैक्ट हो। जो यंगस्टर्स हैं वो मेनली इन्हीं एड्स के थ्रू उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सामान खरीदने के लिए लड़ जाते हैं, मतलब कि हमें वो सामान चाहिए। ये बहुत कॉमन है आजकल, ये एडवर्टाइजमेंट एक तरीके का अट्रैक्शन होता है, हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमारा ध्यान खींचने के लिए। ये लोग ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना उन एड में कि हम लोग खींचे चले जाते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में क्या आ जाता है, हम जब स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, इवन यूट्यूब में भी क्या होता है, वीडियो चल रही होती है, एकदम से ऐड आ जाता है किसी चीज़ का, वो किसी कोई सर्विस को लेके हो या कोई प्रोडक्ट को लेके हो, उसमें भी आता है। इंस्टा स्क्रॉल कर रहे तो रील देखते देखते ऐड आ जाएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है आजकल। दे डू नॉट डू एनी अदर जॉब बट दे देमसेल्फ एम्प्लॉय मेनी पीपल। वो खुद कोई काम नहीं करेंगे, एक दुकान खोल के बैठ जाएंगे, उसके सेठ बन गए, और वो लेकिन वो जो दुकान होगी वो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉय करेगी। वहाँ पे मैनेजर होगा कोई, वहाँ पे कोई सेल्स के लिए होगा, कोई लोगों को की जो प्रॉब्लम है रिड्रेसल ग्रीवेंस के लिए जो है लोग होंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए होंगे, तो ये काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय करता है। दीज आर पक्का शॉप्स, पक्के शॉप्स होते हैं ये एकदम, और हैव लाइसेंस। इनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाइसेंस दे देती है क्योंकि इनके पास एक लैंड होती है, प्रॉपर सिटी में जो होती है लैंड खरीद लेते हैं लोग और यहाँ पे अपनी ये शॉप बना देते हैं। तो ये जो शॉप होती है पक्के होती है, इनके पास प्रोटेक्शन है कि ये दुकानें तो कभी नहीं हटेंगी, ठीक है। जैसे उन स्ट्रीट वाले के पास तो कोई सच प्रोटेक्शन नहीं था, उन्हें तो कभी भी हटा देते थे वहाँ से। और इवन जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ना, ये डिसाइड करेगी कौन सा मार्केट कब किस दिन, हफ्ते में 7 दिन जो है ना उसमें से कब वो क्लोज होगा, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगी कि आज जो है ये पर्टिकुलर मार्केट मंडे को बंद रहेगा, ये पर्टिकुलर मार्केट थर्सडे को बंद रहेगा, ऐसे वो लोग डिसाइड कर लेते हैं जिससे वहाँ के लोगों को भी तो आराम मिले, थोड़ा सा एक दिन की शांति हो, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फिर उस एरिया में थोड़ा क्लीनलीनेस कर पाए, वहाँ का काम कर पाए सारा। अब क्राउडेड एरिया क्राउड होगा जब, तब तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम नहीं कर सकती ना, तो इसलिए हमने 2 देख लिए, स्ट्रीट्स का देख लिया और शॉप का देख लिया, मार्केट का देख लिया सॉरी। अब देखते हैं हम फैक्ट्री एरिया। व्हेन वी एंटर्ड द फैक्ट्री वी फाउंड, मतलब इसमें एग्जांपल दिया है कि जब हम किसी फैक्ट्री में गए तो हमने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं और यहाँ पे जो है स्टिचिंग मशीन है, सिलाई की मशीन है, और सब लोग बैठे हुए हैं और काम, बहुत लंबी लाइन है, बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं, जो कि स्मॉल रूम में, छोटे से रूम में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। ईच पर्सन वाज अटैच्ड टू अ स्विंग मशीन।
the clothes which were being prepared being tagged on one side of a room. अब एक जगह तो क्या हो रहा है, एक रूम में पहले तो लोग सिल रहे हैं, फिर वो सिलाई हो गई, फिर वो जा रहा है दूसरे रूम में, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको तय कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे हो गया काम, फिर वो जा रहा है तीसरे रूम में, वहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी पैकेजिंग हो रही है, चौथे में जा रहा है, वहाँ से उसको सेल किया जा रहा है. तो ऐसे में ये लोग एम्प्लॉय तो बहुत लोग कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत लोगों का हो जाता है इसमें, लेकिन एक टाइम बाद इनको निकाल दिया जाता है. वो क्यों निकालते हैं वो हम देख लेते हैं. इन फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, समर क्लोथ्स वहाँ पे सिले जाते हैं. किन के लिए? यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इन लोग के लिए कपड़े सिले जा रहे हैं, इंडिया के लिए भी. When work is finished, the factory man reduce the number. अब इनके पास क्या आया, फैक्ट्री के पास आया बहुत बड़ा ऑर्डर कि आपको इतने दिन में आपको इतना माल बनाना है और हमें बेचना है. अब वो क्या करता है फैक्ट्री वाला, काफ़ी लोगों को पहले एम्प्लॉय कर लेगा. उसको क्या मतलब है, अपने प्रॉफिट से मतलब है उसे तो ऑर्डर कंप्लीट करने से मतलब है. उसे क्या लेना देना कि इन लोग को पास पैसा जाए नहीं जाए, उसे क्या, उसे अपने प्रॉफिट से मतलब. तो वो बस वो ऑर्डर पूरा करने के लिए काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय कर लेगा. जैसे ही वो ऑर्डर पूरा हुआ, एक टाइम होता है जैसे दिसंबर से अप्रैल तक बड़ा ही रश वाला सीज़न होता है वो कपड़ों को सिलने का, कपड़े का बनने का. फिर जो अप्रैल के बाद का टाइम होता है ना, उस टाइम पे क्या करते हैं, इनके पास इतना ऐसा जो ऑर्डर वगैरह नहीं होते, तो ये इन वर्कर्स को निकाल देते हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए निकाल देते हैं. दे डोंट हैव वर्क फॉर मंथ्स एवरी ईयर. इट मीन्स दे हैव टू वर्क व्हेन ओनर्स नीड इट. उन्हें सिर्फ तब काम करना है जब ओनर को उनकी ज़रूरत हो, अदरवाइज तो वो अनएम्प्लॉयड है. फॉर रिमेनिंग टाइम दे हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब. उतने टाइम पीरियड के लिए उनको नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, खर्चा करना है, जीना है, खाना के लिए उन्हें काम तो करना पड़ेगा. इफ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे, अब यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे में जो ओनर होता है सिर्फ उसकी चलती है. अगर इसके पास कोई एम्प्लॉय आया ना कि हमें कम टाइम चाहिए, हमारा टाइम कम कर दो, हमारा पैसा बढ़ा दो, या पैसों के लिए बोलते कि हम काम इतना कर रहे, पैसा तो हमें मिल ही नहीं रहा है, ये ओनर नहीं सुनेगा उस टाइम. उसको ये लगेगा तुम निकल जाओ, तुम छोड़ दो ये जॉब, हमें क्या लेना देना, हमें ऑर्डर से मतलब है, करना है तो हमारी शर्तों के अनुसार करो काम, वरना मत करो. इनके में भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, इन्हें कभी भी निकाल दिया जाता है. डिपेंड्स अपॉन अ ओनर, उसकी नीड पे डिपेंड करता है वो काम करवाए नहीं करवाए, सब उस पे रहता है. दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स. इन लोग को बहुत ज़्यादा, जैसे होता क्या है जनरली 8 घंटे आपको काम करना होता है. कितना घंटे? 8 घंटे. लेकिन ये लोग काम कितने करा देते हैं? 12 घंटे, 10 घंटे. कोई वो ही नहीं है, टाइम लिमिट ही नहीं है, कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है. और जो ये इन्हें होता है ना कि 8 घंटे बाद अगर आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो ना, तो आपको इसका ओवर पे मतलब एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन ये लोग नहीं करते. इनको ये नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा पे करें, हमारी मर्जी है यहाँ पे, हम लोग करें, हम करें नहीं करें ये हमारे पे, मतलब ओनर पे है ये. वो एक्स्ट्रा पे करता है कि नहीं करता ओवर टाइम का, लेकिन करना पड़, ऐसे मतलब रूल है कि आपको अगर 8 घंटे से ज़्यादा आप काम करवा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. लेकिन ये लोग नहीं करते, इन लोग के लिए वो मायने नहीं रखता है. वो क्यों काम कर रहे हैं? हमारे लिए. किसके हिसाब से करेंगे? हमारे साथ. टाइम कौन डिसाइड करेगा? ओनर डिसाइड करेगा, सब कुछ ओनर डिसाइड करेगा यहाँ पे. तो ये जो है ना कि इनके पास ना ही जॉब सिक्योरिटी है, ना ही वर्क टाइम प्रॉपर है. वर्क टाइम नहीं है फिक्स, इनको कभी भी ओवर टाइम करना पड़ सकता है, इन्हें एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेड लीव्स वगैरह नहीं है इनको. अगर नेशनल हॉलीडे होता ना तो इन्हें नेशनल हॉलीडे पे छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज इन्हें वो भी नहीं मिलती. कभी कभी तो कोई फेस्टिवल वगैरह पे इनको छुट्टी भी नहीं देते हैं. तो ये जो चीज़ें अगर है ना, तो ये हो जाता है इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ वर्किंग. वो इनफॉर्मल सेक्टर था लैंडिंग का, ये इनफॉर्मल सेक्टर है वर्किंग का. ठीक है.
ना ही उनके पास वर्क टाइम प्रॉपर है, फिक्स है कि आपको इतने ही घंटे काम करना है, या जो है पे फिक्स कर रखा है, कभी भी निकाल देते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब बात करते हैं ऑफिस एरिया में कैसी चीज़ें चलती हैं। हमने क्या क्या देख लिया, पहले हमने देखा था स्ट्रीट का, फिर मार्केट का, फिर फैक्ट्री का, अब आ रहा है ऑफिस एरिया। ठीक, ऑफिस एरिया इज सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग। पहली फोटो देखी थी हमने जहाँ पे हमने हेडिंग देखी थी, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो उसी तरीके के ना ऑफिस होते हैं, बड़े एकदम 10-10 फ्लोर के, 15-15 फ्लोर के, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो रही हैं। वहाँ से एकदम बड़ी कारों से ऑफिसर्स निकल रहे हैं, एम्प्लॉयज़ निकल रहे हैं, या वो चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। गेट्स अ रेगुलर सैलरी, इनको जो है रेगुलर सैलरी मिल रही है हर महीने, परमानेंट है वर्कर, यानी कि जॉब सिक्योरिटी है, पे भी रेगुलर है। वहाँ पे तो कभी भी काट रहे थे पैसे, फैक्ट्री में तो आपकी छोटी सी गलती हुई आपके पैसे काट लिए, यहाँ पे ये नहीं होता। जितना आपको बोल दिया ना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट्स 10K तो आपको 10K ही मिलेगा, कट के नहीं मिलेगा। जो टैक्स एग्जेम्प्टेड है दैट वो डिफरेंट थिंग है। ये एक चीज़ बता रही हूँ मैं कि अगर 10,000 बोला गया तो आपको 10,000 ही मिलेगा। अब बेनिफिट्स, अब अगर ऑफिस एरिया में आप काम कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, तो सेविंग फॉर ओल्ड एज, पीएफ, जो इनकी सैलरीज होती है ना उससे पीएफ कटता रहता है, कुछ कुछ अमाउंट का पीएफ मतलब पैसे कट जाते हैं और इनके पीएफ अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है। अ पार्ट ऑफ सैलरीज ट्रांसफर टू गवर्नमेंट इन पीएफ प्रोविडेंट फंड। पीएफ क्या है, प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस सेविंग, वन गेट्स दिस मनी आफ्टर रिटायरिंग, इवन इंटरेस्ट भी मिलता है उनको आफ्टर रिटायरिंग ऑन दिस पीएफ। हॉलीडेज, नेशनल और फेस्टिवल पे तो आपको हॉलीडेज मिलेगी, इवन एनुअल हॉलीडेज भी मिलती हैं, कुछ पेड लीव्स होती हैं, इतने दिन की अगर आप छुट्टी कर रहे हो तो आपके ऐसा है नहीं है सैलरी से कटेगा, वो पेड लीव्स होती हैं। ठीक है, अब मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है पूरी फैमिली को, सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं, फैमिली को इंश्योरेंस करवा देते हैं वो लोग, कंपनी इंश्योरेंस, जिससे क्या होता है उसमें फैमिली भी इंक्लूडेड होती है। कोई भी चीज़ हो रही है ना, तो अगर फैमिली को दिक्कत है तो वो उनसे इंश्योरेंस से उनका पूरा जो है पेमेंट, ट्रीटमेंट का पैसा हो जाएगा, एम्प्लॉयर का तो हो ही जाएगा उनसे इंश्योरेंस में, ये सब का कवर कर देते हैं। किसी भी तरीके का अगर कोई बीमार है, घर में कोई बीमार है तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप खुद बीमार हो तो आप सिक लीव ले लो, आपको उसके पैसे नहीं कटेंगे, आपकी पेड लीव्स होगी। तो ये एक तरीके का क्या होगा, फॉर्मल सेक्टर हो गया। ये हो गया फॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपको रेगुलर पे मिल रहा है, आपका टाइम फिक्स्ड है, आपको हर कोई कभी भी नहीं हटा सकता, ये चीज़ हो जाती है फॉर्मल सेक्टर की। ठीक है, तो यहीं पे जो है चैप्टर खत्म होता है। हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। हमने अर्बन लाइवलीहुड में क्या देखा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रीट्स पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोग रह रहे हैं, नहीं, यहाँ पे भी छोटे, जैसे वो था जो उसमें लोग क्या हो रहे थे, वो माइग्रेट कर रहे थे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, तो इन स्लम एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है, ये छोटे छोटे क्या स्लम एरियाज है, यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं उस चक्कर में, रूरल एरिया से पहले ट्रांसफर इधर पे माइग्रेट तो हो जाते हैं वो लोग, अब इन लोग को प्रॉपर रहना भी तो पड़ेगा, ये माइग्रेट कर जाते हैं, फिर ना ही इनके पास पैसा होता है, ना ही घर होता है, ना ही कुछ होता है, फिर ये स्लम एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है और अर्बन एरियाज की जो है पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं, वहाँ का ट्रैफिक बढ़ा देते हैं, वहाँ की जो एरिया है वो पॉल्यूट हो जाती है बहुत ज़्यादा, इस चक्कर में वो घिचड़ पिचड़ मतलब एकदम जो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, मतलब हो जाता है कंजस्टेड टाइप ऑफ बन जाता है वो, ये स्लम एरियाज क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि। तो ठीक, यहाँ पे और क्या देखा हमने, ये स्ट्रीट पे काम करें, वो शायद यहाँ के रिक्शा चलाएं या कोई शॉप खोलें या किसी शॉप पे काम करें, या शायद वो स्किल्ड हो तो किसी फैक्ट्री में जाके काम करें, किसी ऑफिस में काम करें, उन पे डिपेंड हो रहा है। वहाँ से रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में पहले माइग्रेट कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसलिए आप कर जाते हैं। ओके, रूरल लाइवलीहुड में हमने क्या देखा था, किस में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में,
या फॉरेस्ट प्रोड्यूस, डेयरी, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। यहाँ किस में इन्वॉल्व है? दुकानें खोल रही हैं, ऑफिसेज हैं, आईटी सेक्टर्स वगैरह। ओके, एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे जो है ना सिटीज़ में लेबर चौक जरूर होती है, लेबर चौक मतलब इस टाइप की एक कोई चौराहा है, वहाँ पे खूब सारी लेबर रहेगी, खूब सारी। जिससे भी आपको कोई काम चाहिए हो ना, किसी काम के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या क्लीनिंग के लिए कहीं पे, तो हम वहाँ से जाके लेबर्स ले सकते हैं, वहाँ से जाके लेबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आइए, हमारे लिए काम कर दीजिए। वो कोई ऐसे परमानेंट नहीं, वो वहाँ पे रहेंगे। बहुत सारे हर ऑलमोस्ट हर सिटी में ये एरिया होता है जहाँ पे लेबर आपको इजीली मिल जाती है। सुबह आप सुबह जाइए, अगर आपको किसी काम के लिए चाहिए, आप वहाँ से जाके बात कीजिए कि हमें इतनी लेबर चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, तो वो आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी होती हैं सिटीज़ में, ठीक है। स्ट्रीट्स पे काम कर रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, तो वहाँ के मैनेजमेंट, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें अपनी आ जाती हैं। अर्बन का एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो डिटेल था ऑलरेडी उस अमेंडमेंट का, वो मैं ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसको रिफर कर सकते हैं एक बार। एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम लोग एक पहले वीडियो बना चुके हैं। तो इसमें हमने सिर्फ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, लाइवलीहुड एंड रूरल लाइवलीहुड लिया है। ओके, तो हम इजीली अब कंपेयर कर सकते हैं कि अर्बन और रूरल का व्यवसाय क्या है, उनके पैसे कमाने का तरीका क्या है, या उनके रहने का तरीका क्या है, या अर्बन एरिया और रूरल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे। अर्बन में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू, वहाँ कैसे हो रहा है, सरपंच के थ्रू, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है और इसके साथ आपके 6th क्लास की एनसीईआरटी का पॉलिटी भी कंप्लीट होता है। Thank you so much. I hope so I was clear with my explanation. Thank you so much.